नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अखिलेश यादव नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और साथ ही मौर्य को लेकर कड़ा फैसला लिया जा सकता है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर बीजेपी के साथ खुद के पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। सपा सूत्रों के मुताबिक आज पार्टी की तरफ से इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। अखिलेश के अलावा पार्टी के कई विधायक भी मौर्य के इस बयान से खुद को अलग रख रहे हैं। कई विधायकों ने फोन पर अखिलेश यादव से बात की है। सपा एमएलसी के रामचरितमानस पर विवादित बयान से पार्टी के अंदर भारी असंतोष है। वहीं इस बयान को लेकर स्वामी की मुश्किलें अब और बढ़ सकती है। तो आज कड़ा फैसला लिया जा सकता है अखिलेश यादव की तरफ से। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो सपा नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया और अब उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। खबर सामने आ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और कड़ा फैसला लिया जा सकता है अखिलेश यादव की तरफ से। क्या एक्शन वो लेंगे ये देखना अब होगा, क्योंकि जिस तरीके से रामचरितमानस पर बयान दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, अब इससे नाराज नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। इधर इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद के अलावा शफीकुर रहमान वर्क भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये उनका निजी बयान है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका पार्टी से कोई भी लेना देना होता तो फिर पार्टी में प्रवक्ता का क्या काम है। पार्टी स्वामी प्रसाद के बयान से सहमत नहीं है, यह उनकी अपनी सोच है। पता नहीं उन्होंने क्या कब कैसे कह दिया है। तो मौर्य का बयान पार्टी का स्टैंड नहीं, सपा प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है। सपा प्रवक्ता का बयान ही पार्टी का स्टैंड होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है। नेताओं का बयान पार्टी का बयान नहीं हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब ये सवाल उठ रहे थे कि अखिलेश यादव पार्टी का स्टैंड साफ करें। ऐसे में अब ये बात सामने रख दी गई है कि उनका जो बयान है वो पार्टी का बयान नहीं है। मौर्य का बयान पार्टी का बयान नहीं, सपा प्रवक्ता का बयान ही पार्टी का स्टैंड माना जाएगा। हमारी पार्टी ने कहा भाई उनका अपना पर्सनल विचार है, हम प्रवक्ता क्यों बनाए जाते हैं? अगर वही लोग जो बोलेंगे वही पार्टी की बात होगी तो प्रवक्ता क्यों बनाए जाते हैं? हम लोग इसलिए बनाए गए कि हम पार्टी के नीति पर चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी दिवस का शुभारंभ करेंगे। इस बार यूपी दिवस पर समारोह 24 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत अलग अलग कार्यक्रम होने जा रहे हैं। लखनऊ में आज अवध शिल्पग्राम में मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान समेत कई कार्यक्रम सम्मान भी प्रदान किए जाने हैं। प्रदेश के कई शहरों में इस बार यूपी दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो 26 जनवरी तक कई कार्यक्रम चलने वाले हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ में किया जाएगा। यूपी दिवस है आज और कई कार्यक्रम का आयोजन होना है। ये कार्यक्रम 26 जनवरी तक चलेंगे। इन कार्यक्रमों का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं। लखनऊ में इसका शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज यूपी दिवस के मौके पर भव्य तैयारियां की गई हैं। यूपी दिवस पर कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं। लखनऊ में शुभारंभ इसका किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भव्य तैयारियां चल रही हैं। कई कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है और ये कार्यक्रम 26 जनवरी तक चलने जा रहे हैं। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इसका शुभारंभ करेंगे। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी और सपा ने पूरा जोर लगा दिया है। जहां एक तरफ सपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता चुनाव क्षेत्रों में आने वाले जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बरेली में स्नातक निर्वाचन चुनाव के लिए पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह तय हुआ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले स्थानीय निकाय और उससे भी पहले एमएलसी की 5 सीटों पर किसी भी हाल में जीतना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की मनोनीत कोटे की 6 सीटों पर बीजेपी ने करीब करीब नाम फाइनल कर दिया है। आज 6 एमएलसी के नाम की घोषणा भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की मनोनीत कोटे की 6 सीटें अप्रैल मई में ही खाली चल रही है। हालांकि बीजेपी कोर कमेटी इन नामों पर चर्चा पहले ही कर चुकी है और अब ये माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व से भी उन नामों को हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री की कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि
1 या 2 दिन के भीतर ही मनोनीत कोटे के 6 एमएलसी के नाम की घोषणा की जा सकती है। मनोनीत कोटे के 6 सीट के लिए नाम जो है लगभग वो फाइनल हो चुके हैं। मायावती ने 18 मंजिलों के लिए प्लान ग्राउंड जीरो तैयार कर लिया है। 2024 के चुनावी समर से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से पार्टी की मेकओवर की तैयारी कर रही है, जहां एक तरफ बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से गांव चले अभियान की शुरुआत हुई है, जिसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को दी गई है। वहीं फरवरी से मायावती खुद ग्राउंड जीरो पर उतरने की तैयारी कर रही है। फरवरी से मायावती मंडल स्टार पर बैठकें शुरू करने वाली है। बसपा का गांव चले अभियान आज कुशीनगर और देवरिया में होगा। इसका मकसद एक बार फिर बसपा गांव में अपने वोटर को एकजुट करना, दलितों को साथ लाना, अल्पसंख्यक समाज में भरोसा पैदा करना और बसपा को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना हो सकता है। मायावती का 18 मंडल के लिए प्लान ग्राउंड जीरो अब तैयार हो चुका है। खुद मायावती ग्राउंड जीरो पर उतरने वाली है। 2024 से पहले पार्टी के मेकओवर की तैयारी अब की जा रही है। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदानों तक बर्फबारी के साथ साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आज से 5 दिनों तक उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बरसात और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिले के कई क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में भी बरसात के साथ ओलावृष्टि, तेज बौछारें इनकी संभावना भी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के लिए इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी कर दी है और सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो चेतावनी जारी कर दी गई है उत्तराखंड में, क्योंकि बर्फबारी के साथ साथ अब बारिश भी देखी जा रही है और इसीलिए अलर्ट वहां जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से 5 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बरसात देखने को मिल सकती है। प्रदेश के सभी डीएम को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। रिलीज से पहले ही विवादों में आने वाली शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान को लेकर सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स संचालक दहशत का माहौल में बने हुए हैं। अधिकारियों से कल 25 जनवरी को फिल्म के रिलीज के पहले सुरक्षा की मांग की गई। इस फिल्म के टिकट की एडवांस बुकिंग तेजी से हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स के मालिकों के बीच संशय बना हुआ है। फिल्म के विरोध और तोड़फोड़ की आशंका को लेकर स्थानीय पुलिस को सुरक्षा देने की मांग की गई है। सभी सिनेमा हॉल संचालकों ने सुरक्षा मांगी है। कल फिल्म पठान रिलीज होने जा रही है। और अब बात खुशी दुबे की, जो जेल से रिहा तो हो गई है, लेकिन घर में लगे सीसीटीवी कैमरों ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है, क्योंकि पुलिस विक्रू कांड को हाई प्रोफाइल बताते हुए सुरक्षा को हवाला दे रही है, लेकिन खुशी दुबे इसे निजता का हनन बता रही है। जेल से मिली रिहाई, बाकी है सीसीटीवी कैमरों की लड़ाई। 30 महीने बाद जेल से बाहर आई खुशी, सीसीटीवी कैमरों को देख हुई दुखी। सीसीटीवी कैमरे मुझे नहीं लगता कि इस तरह लगने चाहिए थे। कानपुर के प्रसिद्ध बिकरू कांड की सह आरोपी खुशी दुबे भले ही 30 महीने बाद जेल से छूट गई, लेकिन उसे अपनी रिहाई भी कैद जैसी नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने खुशी दुबे की निगरानी के लिए उसके घर पर 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। अब पुलिस के लगाए इन कैमरों से खुशी इतनी दुखी हो गई कि वो इसे अपनी निजता का हनन बता रही है। सर, रही बात सीसीटीवी कैमरे की, तो वो अगर मेरी सुरक्षा में ही लगे हैं तो मेरे लिए गार्ड दे दें। और मेरी फैमिली है, भाभी है, भैया एंड ऑल सब है मेरी फैमिली में, और गली भी है, वो भी थोड़ा ऑब्जेक्शन करती है, उनकी भी प्राइवेसी है कुछ। तो सीसीटीवी कैमरे मुझे नहीं लगता कि इस तरह लगने चाहिए थे। आप लोगों को कुछ बताया गया इस बारे में? नहीं सर, मुझे कुछ इस बारे में तो नहीं बताया गया। हालांकि घर के सामने है तो सर नॉर्मली समझ में आता है, दिखता है, और रात में 2-2:30 बजे लगना वो बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं समझ में आया प्रशासन का औचित्य क्या है, प्रशासन इस मामले को किस तरह से देख रहा है। अगर उनको लगता है हम सुरक्षा करना चाहते हैं तो गार्ड दे दीजिए, पीएसओ दे दीजिए, 24 घंटे वो व्यक्ति साथ में रहेगा, उसे पता रहेगा कि ये कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। पहली चीज़। दूसरी चीज़, घर के ठीक बाहर आपने कैमरे लगा दिए हैं। घर में इसकी बहन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाभी हैं, और कोई बहुत बड़ा घर है नहीं,
किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी कैप्चर हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये प्राइवेसी का इन्वेजन है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खुशी दुबे की सुरक्षा से जोड़कर बता रही है, क्योंकि खुशी दुबे का मामला काफी हाई प्रोफाइल है। आपको बता दें कि खुशी दुबे को अदालत ने शर्त के साथ जमानत दी है, जिसमें हर हफ्ते के पहले दिन चौबेपुर थाने में हाजिरी लगाने, किसी भी अपराधी से संपर्क न करने, हर पहली तारीख को न्यायालय में हाजिर होने और जमानत का दुरुपयोग न करने के साथ साथ अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने जैसी शर्तें हैं। शर्त के मुताबिक ही खुशी दुबे सोमवार को चौबेपुर थाने में हाजिरी लगाने पहुंची थी। इन 4 कैमरों से निगरानी रखे जाने की बात कही जा रही है, जो खुशी दुबे के घर के पास लगाए गए हैं। और कौन यहां पर आएगा, ये खुशी का घर है, जहां पर वो 30 महीने बाद लौट करके आई है। खुशी की बहन, खुशी की मां यहां पर रहते हैं। और इसके साथ ही पुलिस के द्वारा 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, निगरानी की बात की जा रही है। जब खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, तब यूपी सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि खुशी दुबे बाहर आकर गैंग को फिर से एक्टिवेट कर सकती है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या पुलिस सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षा की बात बहाना है? असली मकसद तो खुशी दुबे की निगरानी करना है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब बात आगरा में लगी 3D वॉल पेंटिंग की, जिसने G20 की तैयारी में न सिर्फ 4 चांद लगा दिए हैं, बल्कि आगरा के स्मारकों से ज्यादा चर्चा इन पेंटिंग की हो रही है, क्योंकि फरवरी में G20 समिट का प्रतिनिधिमंडल आगरा में दौरे पर रहेगा। यही वजह है कि आगरा शहर को चमकाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। G20 की भव्य तैयारी, ताज नगरी में पेरिस वाली झांकी। आगरा के बाजार हुए गुलजार, 3D वॉल पेंटिंग से आई बहार। दुनिया भर में मशहूर ताज नगरी की खूबसूरती इन दिनों बदली हुई है, क्योंकि इन दिनों आगरा में ताजमहल से ज्यादा चर्चे इन 3D वॉल पेंटिंग्स के हो रहे हैं। क्योंकि जो भी इन्हें देख रहा है वो देखता ही रह जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसी 3D पेंटिंग सिर्फ विदेशों में नजर आती थी। लेकिन अब इन पेंटिंग्स ने न सिर्फ आगरा की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है, बल्कि G20 की बैठक में शामिल होने वाला डेलीगेशन जब देखेगा तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। ये 3D वॉल इस तरह से बनाई गई है जैसे मानो ताजमहल, आगरा किला और इत्माद-दौला जैसे स्मारकों को लाकर खड़ा कर दिया गया है। आगरा से जुड़े तमाम स्मारकों को लेकर की जा रही वॉल पेंटिंग बहुत ही आकर्षक नजर आ रही है। जो शहर है वो सज रहा है, संवर रहा है। इसी क्रम में जो वॉल पेंटिंग बनाई जा रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हैं, मन को लुभाने वाली हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने ही ताजमहल खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये बिल्कुल जो ईदगाह बस स्टेशन है उसके पास में ये वॉल पेंटिंग बनाई गई है। इसके साथ ही शहर में जो तमाम जो स्मारक हैं उनको वॉल पेंटिंग के ज़रिए यहाँ की जो ऐतिहासिक विरासत है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि फरवरी महीने में G20 समिट का प्रतिनिधिमंडल आगरा के दौरे पर रहेगा। यही वजह है कि आगरा शहर को चमकाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। VIP मार्ग से लेकर जिन जिन स्थानों और स्मारकों पर G20 सम्मेलन के प्रतिनिधि रहेंगे उन्हें खूबसूरत बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत की अध्यक्षता में देश में G20 की 200 से ज्यादा बैठक कराई जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश के कई जिला और शहरों को चुना गया है। इनमें से आगरा भी एक है, जहां G20 की कई बैठकें होनी हैं। नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। जोशीमठ को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजित सिन्हा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तक 863 घरों में आई दरारें। रंजित सिन्हा ने ये कहा है पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी भी हो रही है। रंजित सिन्हा की तरफ से ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 180 LPM पानी का डिस्चार्ज हो रखा है। 261 परिवारों को अंतरिम राहत धनराशि मिली है।
फ्री फैब्रिक हट का निर्माण भी कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, ये जानकारी दी गई है। तो जोशीमठ में लगातार जो दरारें बढ़ रही थी, खतरा वहां बढ़ रहा है, लोग दहशत में बने हुए हैं। ऐसे में जोशीमठ में 863 घरों में दरारें जो है वो अब तक आ चुकी हैं। पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई है। रंजीत सिन्हा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई है। जिन परिवारों को विस्थापित किया गया उनकी संख्या 278 है और सदस्यों की संख्या 933। जो हमारे राहत शिविर चिन्हित हैं वो जोशीमठ में 656 कक्ष हैं, क्षमता 2940। पीपलकोटी में 491 कक्ष, क्षमता 2205। इसके अलावा जो हमने 1.5 लाख रुपये अंतरिम राहत वितरित की थी उसमें 235 परिवारों को 261 परिवारों को वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा जो टीसीपी तिराहे को उद्यान विभाग की भूमि पे जो मॉडल प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनने थे उसका कार्य शुरू हो गया है और जल्दी पूर्ण हो जाएगा। इधर जोशीमठ में राहत और पुनर्वास काम के लिए मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि और बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जोशीमठ में अधिकारियों के साथ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने राहत कार्यों में लगे सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाए। प्रभावितों के मन में जो भी शंका है उसका समाधान भी किया जाए। जोशीमठ में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और इसे लेकर बैठक भी की गई है। इस बैठक में ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी प्रभावित लोग हैं उनके मन में जो भी शंका आ रखी है, जिस बात को भी लेकर उन्हें डर लग रहा है, उसका समाधान निकाला जाए। अजेंद्र अजय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम के विशेष प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे और बैठक की गई है। इस बैठक में जोशीमठ के हालातों पर चर्चा हुई है और साथ में ही राहत बचाव कार्य को लेकर भी यहां बैठक की गई है। नोडल अधिकारियों को प्रभावितों की मदद के लिए निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सीएम के विशेष प्रतिनिधि ने समीक्षा बैठक यहां पे की है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने भी समीक्षा बैठक की और इसमें जोशीमठ के जो हालात है, लोगों तक किस तरीके से राहत बचाव कार्य जो है वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं, राशन सामग्री किस तरीके से पहुंचाई जा रही है, जो प्रभावित लोग हैं इसे लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। और साथ ही कहा गया है कि जिनके भी मन में डर बना हुआ है क्योंकि अपना घर छोड़ करके लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे में जो भी शंका लोगों के मन में है उससे दूर किया जाए। जोशीमठ में आई आपदा से पहले ही शासन प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। ऊपर से अब एक और जिम्मेदारी सामने आ गई है, वो है 4 महीने बाद शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा की, जो आने वाले समय में बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी 4 धाम यात्रा इन चीज़ों से जो जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो। जोशीमठ में आई आपदा शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों का सबब बनी हुई है, लेकिन आगे की राह और भी मुश्किलों से भरी हो सकती है, क्योंकि अगले 4 महीने बाद 4 धाम यात्रा शुरू होगी और जोशीमठ शहर के साथ साथ बद्रीनाथ हाईवे भी धंस रहा है। साथ ही जमीन धंसने के बाद हेलंग से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम भी रुका हुआ है, जिसमें अभी कितना समय लग सकता है कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो सरकार से उनकी बातचीत लगातार चल रही है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी 4 धाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। एक तो जोशीमठ संकट की स्थिति को दुरुस्त करना और दूसरी ओर 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चालू करवाना। अब शासन प्रशासन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है, जिसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, यात्रियों को असुविधा ना हो, हमारे जो रेसिडेंट्स हैं उत्तराखंड के जो निवासी हैं जो उस क्षेत्र के, उनको भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। वह एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल आती है, उसके बाद हम BRO या अन्य जो रोड बनाने की एजेंसियां हैं उनसे हम वार्ता करें किस प्रकार से यात्रा प्रभावित ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। इन दोनों को बैलेंस करते हुए क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल जोशीमठ संकट पहले से ही शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा था, लेकिन अब 4 धाम यात्रा भी समय पर शुरू करना चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अभी जोशीमठ संकट का हल हुआ नहीं है और आए दिन जमीन धंसने की खबरें लगातार आ रही हैं,
जिसकी वजह से आगे की राह और मुश्किल नजर आ रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। देवभूमि के पहाड़ों को आखिर किसकी नजर लग गई है, क्योंकि जमीन धंसने की तस्वीरें हर ओर से सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीरें टिहरी से आई हैं। यहां 70 परिवारों पर खतरा मंडरा रखा है, जबकि कई परिवार पलायन कर चुके हैं। गांव के लोग सारे डरे हुए हैं, सब लोग अपने इस जान बचाने के चक्कर में हैं। आज लोग ये समझ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे रहना है, किस हाल में रहना है। बड़ी बुरी स्थिति है। गांव के नीचे और गांव के ऊपर भी से भी दरारें बहुत बड़ी बड़ी खाई पड़ चुकी हैं। खौफ के साए में जीने को मजबूर इन ग्रामीणों की दास्तां सुनी आपने, और अब घर के बाहर लटके ताले और दीवारों पर मोटी मोटी दरारें देखिए, जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ के लोग कितने खौफजदा हैं। ये खौफनाक तस्वीरें टिहरी जिले के लैनी भिलंग गांव की हैं, और यहाँ रह रहे 70 परिवार खतरे की जद में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इनका आशियाना कब बिखर जाएगा और ये लोग कब बेघर हो जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। आलम यह है कि अब तक कई परिवार पलायन भी कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। गांव के लोग सारे डरे हुए हैं, सब लोग अपने इस जान बचाने के चक्कर में हैं, किस तरह का जान बचाया जाए। और आपने देखा होगा यहाँ सारा ज़मीन में बितड़ा हो गया है, कहीं दरारें, कहीं फटा हुआ, ऊपर नीचे तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी खाई हैं, वो आप अभी भी देख सकते हैं। ये लोग साहब 15-20 लोग परिवार तो चले गए यहाँ से। वो भी कई लोग ऐसे हैं कि अव्यवस्थित हैं, ऐसे अपना दिन गुजार कर रहे हैं। घनसाली विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस गांव के लोगों की माने तो ये हालात 2013 में आई आपदा के बाद से हुए हैं, और बारिश होने से स्थिति और भयावह हो जाती है। यहाँ की बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग बड़ी दहशत में, पूरा गांव दहशत के माहौल में जी रहा है। और पहले तो यहाँ की स्थिति 2013 से जब पूरी उत्तराखंड में देवी आपदा आई थी, तो उसी समय गांव के ऊपर से भूखलन होना शुरू हो गया था। कई जगह बहुत सारी दरारें पड़ गई थी। लेकिन इस वर्ष बरसात में जब बरसात हुई तो हमारे गांव के अंदर भी आप देख रहे होंगे, पूरे गांव में दरारें पड़ चुके हैं, सारे मकानों में। हालांकि साल 2022 में गांव का सर्वे किया गया था, जिसके बाद गांव वालों को उम्मीद की एक किरण दिखी थी कि इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। स्थिति तो बहुत खतरनाक है। ये तस्वीरें दिखाएंगी कि यहाँ पे कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, और इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। यहाँ पे गांव के नीचे और गांव के ऊपर भी से भी दरारें बहुत बड़ी बड़ी खाई पड़ चुकी हैं, और हमने प्रशासन को सूचित भी किया था कि सर यहाँ पे जो है कि बहुत दिक्कत होने वाली है, तो अभी तक वहाँ से कोई ठोस निर्णय या उनकी कोई मैसेज हमें नहीं आया है। बहरहाल पिछले 9 साल से आपदा का दंश झेल रहे इन ग्रामीणों को सरकारी मदद का अभी इंतजार है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही धामी सरकार इनकी पीड़ा सुनेगी, क्योंकि जिस तरह से जमीन धंसने से घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। टिहरी से एबीपी गंगा के लिए अंकित की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि जोशीमठ के आपदा पीड़ित लोगों के लिए सरकार सही से कदम नहीं उठा रही है। पीड़ित मांग कर रही है केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा मिले और पुनर्वास हो। लोग पलायन को मजबूर हैं, लेकिन सरकार को सुध नहीं है। तो सरकार पर अब आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस नेता की तरफ से कि जोशीमठ के जो हालात हो रही हैं, ऐसे में लोगों का पलायन करना सरकार ने सही तरीके से काम नहीं किया है। प्रीतम सिंह की तरफ से सरकार पर यह आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर जोशीमठ के हालातों को लेकर सरकार को घेरा गया है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोग मांग कर रहे हैं उसे ठीक ढंग से पूरा भी नहीं किया गया है। प्रभावितों को उचित मुआवजा मिले, पुनर्वास की जो मांग की जा रही है लोगों की तरफ से, इसको लेकर अब प्रीतम सिंह ने सरकार को घेर लिया है। तो कांग्रेस ने यहां पर अब सीधा आरोप लगाया है सरकार पर जोशीमठ के हालातों को लेकर।
एक उनका कहना था कि जो जल विद्युत परियोजना बन रही है उसमें जो टनल का निर्माण हो रहा है, मशीन उसमें फंस गई है, उस मशीन को निकालने के लिए दूसरी तरफ से टनल बनाई जा रही है, उसमें व्यापक स्तर पर विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया और उससे वो पहाड़ हिला है। दूसरा, लोगों ने कहा कि हेलंग बाईपास बन रहा है जो बिल्कुल जोशीमठ की जड़ में बन रहा है, उसकी वजह से भी जो है जोशीमठ में ये आपदा आई है। और तीसरा जो है अलकनंदा नदी में लगातार जो है भू कटाव हो रहा है, उससे भी जो है वहाँ पर जो है ये आपदा आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।